हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च यानी सबसे बड़ी न्यायालय, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे चित्र दिया गया है, पेपर में छापा गया है, जो निर्णय समाचार पत्र में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं तो उसको अखबार में छापा जाता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा कि विविध अदालतें अत्यंत उपयोगी हैं। विविध अदालतें निर्णय सुनाती हैं, परंतु क्या आपको मालूम है अदालतों की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? करें कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अलग अलग अदालतें अत्यंत ही उपयोगी हैं। अलग अलग अदालतें अपना फैसला सुनाती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अदालतों की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, क्यों महसूस होती है? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पढ़िए और विचार कीजिए। लोगों के हितों की रक्षा और कल्याण के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक या संस्था कानून का उल्लंघन करता है यानी उसे तोड़ता है, तब एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। हमारे देश में न्यायतंत्र में न्याय देने के लिए तहसील की अदालत, जिले की अदालत, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, इस तरह के निरंतर न्याय व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायतंत्र यह सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्यायतंत्र का क्या अर्थ होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच कोई संबंध है? इस प्रकरण में आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं कि लोगों की भलाई की और रक्षा और कल्याण के लिए कानून की आवश्यकता हमें पड़ती है। जब देश का कोई नागरिक या संस्था कानून को तोड़ता है, उसे नहीं मानता, तब एक निश्चित कार्य के द्वारा उसे अपनाया जाता है। हमारे देश में न्यायतंत्र में न्याय देने के लिए तहसील की अदालत, जिले की अदालत, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत, इस तरह से निरंतर न्याय व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र में न्यायतंत्र यह सरकार के 3 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायतंत्र को विधायिका और कार्यकारिणी से आज़ाद रखा गया है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता। स्वतंत्र न्यायतंत्र का क्या अर्थ होता है? क्या आपके आसपास की अदालत, नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च अदालत के बीच कोई रिश्ता है, संबंध है? इस प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का चित्र दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। देश की सभी अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा है। भारत में 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ। मूलभूत अधिकारों के पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में न्याय प्राप्त करने के लिए आवेदन यानी अपील अर्जी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया, इसका कार्य क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो दिल्ली में स्थित है। ये देश की सभी अदालतों में सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे ऊंचा स्थान है इसका। भारत में 28 जनवरी 1950 के दिन सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत हुआ था, यानी कार्य करना शुरू किया था। मूलभूत अधिकारों के पालन कराने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय में न्याय पाने के लिए अपील कर सकता है, अर्जी दे सकता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। विवादों पर निर्णय देना। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को नागरिक और सरकार, राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को दूर करने का कार्य करता है। इसे समझने के लिए हम गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को समझेंगे। यहाँ करें कि विवादों पर जो निर्णय देना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को, नागरिक और सरकार, चाहे राज्य के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच हुए विवादों को दूर करने का कार्य करता है। इसे समझने के लिए हमें गुजरात राज्य के नर्मदा बचाओ आंदोलन के केस को देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। चले हम लोग पढ़ते हैं उसे।
नर्मदा नदी पर नवागांव के पास बन रहे जलाशय यानी तालाब के बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़े नहीं। उसके लिए मध्य प्रदेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। उसके मतानुसार इस बांध के निर्माण से वहां रहने वाले आदिवासियों को वहां से हटना पड़ेगा। इससे इनके मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। हनन मतलब होता है उन्हें उनके अधिकारों को मार देना, मिटा देना। राज्यों के बीच के इस विवाद का निर्णय लाने के लिए 8 मार्च 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए बताया कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना अधिक महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण सजीव सृष्टि और पर्यावरण में सुधारात्मक परिवर्तन होने की संभावना है। इस योजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश यानी ज़्यादातर भागों में पानी पहुंचाया जा सकेगा और उस क्षेत्र में रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस योजना से विपरीत प्रभाव यानी असर जिन लोगों पर पड़ेगा उन लोगों का क्रमशः पुनर्वसन किया जाएगा। पुनर्वसन का मतलब होता है फिर से बसाया जाएगा। इस तरह से उनके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होगा। यहाँ पे बताया गया कि नर्मदा नदी पर नवागांव के पास बन रहे तालाब की बांध की ऊंचाई 110 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाया। उसके लिए मध्य प्रदेश तथा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली शैक्षिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। उनके मतानुसार इस बांध के निर्माण से वहाँ रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको हटना पड़ेगा। इससे उनका जो अधिकार है उसका हनन होगा, उनका अधिकार छीन जाएगा। राज्यों के बीच इस विवाद का निर्णय लाने के लिए 8 मार्च 2006 के दिन सर्वोच्च न्यायालय में फैसला देते हुए बताया गया कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर योजना के कारण सजीव सृष्टि और पर्यावरण में सुधारात्मक बदलाव होने की संभावना है। इस योजना से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर भागों में पानी पहुंचाया जा सकेगा और उस क्षेत्र में रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस योजना के विपरीत यानी उल्टा असर जिन लोगों पर पड़ेगा उन लोगों को फिर से बसाया जाएगा। इस तरह से उनके मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनको उनका अधिकार मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। न्यायतंत्र स्वतंत्र क्यों? न्यायतंत्र आज़ाद क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसमें बताया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसी शक्तिशाली यानी ताकतवर व्यक्ति ने आपके परिवार की ज़मीन पर अधिकार कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है अथवा उसका स्थानांतरण यानी तबादला करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएं, तब न्यायाधीश भी उसका पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़े। शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर यदि नियंत्रण का मतलब होता पकड़ रहे, पहुँच रहे, तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। स्वतंत्रता का यह अभाव यानी कमी न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है उसे हमेशा शक्तिशाली यानी ताकतवर व्यक्ति के पक्ष में ही फैसला यानी निर्णय देना पड़े। परंतु भारतीय संविधान इस प्रकार के हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी को पसंद नहीं करता है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अवहेलना हो रहा है, तो वह अदालत में जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि न्यायतंत्र को आज़ाद क्यों रखा गया है। कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति है और आपके परिवार की ज़मीन पर उसका अधिकार है, कब्जा है, और आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ व्यक्ति किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है अथवा उसका तबादला करवा सकता है। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाएंगे, तब न्यायाधीश भी उसका ही पक्ष लेता हुआ दिखलाई पड़े। शक्तिशाली व्यक्ति का न्यायाधीश पर पकड़ हो तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता का अभाव, कमी न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि वो हमेशा ताकतवर व्यक्ति के पक्ष में ही फैसला दे। परंतु
भारतीय संविधान में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं पसंद किया गया है। इसलिए हमारे संविधान में न्यायतंत्र को कार्यकारिणी विधानसभा से स्वतंत्र रखा गया है। इसलिए एक बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति चुनाव हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसका मूलभूत अधिकार जो है छीना जा रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसे नहीं मिल रहा है, तो अदालत में वो जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न स्तर की अदालतें क्या एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं? इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो अलग अलग तरह के स्तर पर अदालतें हैं, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संलग्न हैं? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए केस करने की व्यवस्था को समझें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय योग्य यानी सही नहीं है, तो वह उसके ऊपर के न्यायालय में केस कर सकता है। अपील यानी अर्जी की व्यवस्था को समझने के लिए आइए हम एक केस देखें। इस केस में वास्तविकता यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की दक्षिण दिशा में ही मकान आए हुए थे। इन मकानों के पीछे और कॉलेज की सीमा के साथ नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से संलग्न थी, जुड़ी थी। इन दोनों के बीच से गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ, जिनमें से रंग रसायनों की दुर्गंध आती थी, उसे नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के लोग शौच क्रिया व पेशाब करते थे। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होने वाले मच्छरों को अंकुश में रखने में निष्फल हो गया था। अंकुश में यानी प्रतिबंध में, रोक में, उसे रोकने में असफल हो गया था। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार आवेदन पत्र दिया, अर्जी दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी गंदगी दूर करने में असफल रहे, नाकामयाब रहे। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग तहसील की अदालत में गए। यहाँ बता रहे हैं कि विभिन्न स्तर की अदालतें एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किस तरह जुड़े इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। करें कि जी हाँ, इस व्यवस्था को समझने के लिए एक केस करने की व्यवस्था को हम समझेंगे, उसके विषय में हम जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो उसके ऊपर के न्यायालय में केस कर सकता है। अर्जी की व्यवस्था को समझने के लिए हम एक केस को देखेंगे और समझेंगे। इस केस में वास्तविकता में यह थी कि रतलाम नगर पालिका द्वारा बनाई हुई सड़क की दक्षिण दिशा में मकान बने हुए थे। इन मकानों के पीछे और कॉलेज की सीमा के साथ नगर पालिका की पुरानी सड़क और नई सड़क सरकारी कॉलेज से जुड़ी हुई थी। इनके बीच से गंदे पानी का नाला निकलता था। उसमें रंग रसायन कारखानों का गंदा पदार्थ, जिनमें रंग रसायनों का दुर्गंध यानी बदबू आती थी, उसे नाले में छोड़ दिया जाता था। उसके साथ इस नाले के किनारे रहने वाले आसपास के लोग शौच क्रिया या पेशाब कर देते थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ी संख्या में पैदा होने वाले मच्छरों को रोकने में असफल हो गया था। इसलिए वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस गंदगी को दूर करने के लिए अनेक बार अर्जी पत्र दिया, परंतु उस विभाग के अधिकारी गंदगी दूर करने में नाकाम रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग तहसील की अदालत में गए। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि तहसील अदालत का निर्णय पहले हम लोग सुनेंगे। तहसील अदालत में क्या निर्णय दिए, फैसला दिए। नगर पालिका और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ये दोनों उपद्रव रोकने में नाकामयाब रहे, असफल रहे। इसलिए इन दोनों संस्थाओं को तुरंत उपद्रव को दूर करने का आदेश दिया जाता है। 15 दिन में पक्की गटर लाइन डालने की प्रक्रिया को पूरा करना है। नगर पालिका इस केस को रतलाम जिले की अदालत में ले गए। नगर पालिका को ये फैसला मंजूर नहीं हुआ तो जिला अदालत में ले गए रतलाम के। वहाँ पे क्या फैसला आया जिला अदालत से
तहसील की अदालत के निर्णय को अनुचित घोषित किया गया कि यह निर्णय अनुचित है, सही नहीं है। अब स्थानीय निवासी इस केस को उच्च न्यायालय में ले गए। उच्च न्यायालय ने तहसील की अदालत के निर्णय को मान्य रखा, परंतु उसने यह आदेश दिया कि जब तहसील अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि ये जो फैसला हुआ तहसील अदालत का निर्णय वो सही नहीं है और तहसील जिला अदालत ने बताया निर्णय को अनुचित बताया, तो स्थानीय निवासी उससे संतुष्ट नहीं हुए, तो उस केस को उच्च न्यायालय में ले गए। तो वहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने क्या निर्णय दिया उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पक्की गटर लाइन के लिए 15 दिन के बजाय 7 महीने का समय दिया जाता है और गड्ढों को मिट्टी से पाट दें जिसमें उसमें पानी भर जाने से मच्छर न हो। यह कार्य 2 वर्ष में पूरा करना। रतलाम नगर पालिका इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने सर्वोच्च अदालत में केस दायर की। सर्वोच्च अदालत ने तहसील के न्यायालय के आदेश को मान्य रखा और इसके अलावा ऐसा आदेश दिया कि कह रहे कि जब जिला अदालत ने यह फैसला दिया कि तहसील अदालत का निर्णय सही नहीं है, तो इससे स्थानीय निवासी संतुष्ट नहीं हुए, तो उच्च न्यायालय में गए। उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 15 दिन के बजाय पक्की गटर की लाइनें 7 महीने में पूरा किया जाए। इसका समय दिया जाता है, इसको मिट्टी से पाट दिया जाए ताकि पानी भरने से जो मच्छर पैदा होते हैं मच्छर पैदा ना हो। यह काम 2 साल में पूरा होना चाहिए। तो रतलाम नगर पालिका उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुई, वो सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नगर पालिका और राज्य सरकार दोनों सामूहिक रूप से यह प्रदूषण रोकने वाले रंग रसायन प्लांट को बंद कराएं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि नगर पालिका और जिस राज्य में ये नाला बह रहा है उस राज्य की सरकार दोनों सामूहिक रूप से यानी मिलकर ये प्रदूषण करने वाले रंग रसायन प्लांट को बंद करवाएं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या प्रत्येक व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? यहाँ पूछा गया कि क्या हर एक व्यक्ति अदालत के आश्रय में शरण में जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि जा सकता है कि नहीं। हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मूलभूत जो उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है, अधिकार उन्हें मिलता है, उन अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों को अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, परंतु उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति पढ़ना लिखना न जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, तो अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करने का काम उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। यहाँ करें कि हम आगे देख चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जा सकता है, परंतु सच में गरीबों को अदालत में जाना बहुत ही कठिन होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है और उसमें समय भी अधिक लगता है। यदि कोई गरीब व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो और वह अपने परिवार का गुजारा मजदूरी से करता हो, तो उसे अदालत में जाना और न्याय प्राप्त करना उसके लिए दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए आवेदन पत्र की व्यवस्था स्वीकार किया है। इस तरह सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ऐसा प्रयत्न या प्रयास किया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। 1980 के बाद जनहित याचिका के माध्यम से अनेक लोगों को न्याय दिया गया है। मजदूरों को अमानवीय जो मानव के योग्य न हो ऐसे श्रम यानी मेहनत से मुक्ति अर्थात आज़ादी दिलाने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था। बिहार जेल में सज़ा भोगने के बाद भी जिन्हें छोड़ा नहीं गया, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए जनहित याचिका का ही उपयोग किया गया था। इसके अलावा न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि
जन समूह के किसी वर्ग में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको मिटाया जा रहा है, तो उस बात पर वह स्वयं अपने ध्यान को में लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। करें कि अगर जैसे किसी गरीब को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है, उसके पास पैसा भी नहीं होता, अपने परिवार का पालन पोषण कर नहीं पाता ढंग से, तो न्याय कैसे ले, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इस बात को ध्यान में रखकर 1980 के दशक में सर्वोच्च अदालत ने जनहित के लिए एक आवेदन पत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया, मंजूरी दिया। इस तरह सर्वोच्च अदालत ने न्याय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ऐसा प्रयत्न किया है। न्यायतंत्र की तरफ से कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा ऐसे लोगों की तरफ से जनहित की याचिका करने का अधिकार दिया गया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो वह इस याचिका को उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। 1980 के बाद जनहित याचिका के जरिए से अनेक लोगों को न्याय मिला है। मजदूरों को जो मानव के योग्य ने ऐसे मेहनत से मुक्ति दिलाने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था। बिहार जेल में सज़ा भोगने के बाद भी जिन्हें छोड़ा नहीं जाता है, ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए भी जन याचिका का ही उपयोग किया जाता है। और कह रहे हैं कि इसके अलावा भी न्यायतंत्र को जब ऐसा लगे कि जन समूह को किसी वर्ग में मानव अधिकारों को हनन हो रहा है, मानव अधिकारों का, या उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उस पहलू को अपने नज़र में रख कर वह स्वयं अपने ध्यान में लेकर जनहित में आवश्यक न्याय दे सकता है। आगे पढ़ते हैं, इतना जानिए। सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई है। आगे है, मूलभूत अधिकारों के साथ उसके अमल के उद्देश्य से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका यदि अयोग्य हो तो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्तियों या संस्था को सर्वोच्च अदालत दंड भी कर सकती है। यहाँ कह रहे हैं कि मूलभूत अधिकारों के साथ उसके अमल के उद्देश्यों से दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका यदि अयोग्य हो तो जो अयोग्य न हो उस याचिका को दायर करने वाले व्यक्तियों या संस्था को सर्वोच्च अदालत सज़ा भी दे सकती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा। आगे का पाठ आगे की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।